नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है सत्ता का संग्राम में। मैं हूं विवेक पांडे आपके साथ। तो आज 3 राज्यों में चुनाव के मतदान लगातार जारी है, वोटिंग हो रही है। बात करें गोवा की, उत्तराखंड की और उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण का मतदान जारी है। गोवा और उत्तराखंड में आज फाइनल मतदान होगा, यानी कि आज एक ही चरण में वहां की सभी सीटों का मतदान होगा। उत्तराखंड में देखना होगा क्या पुष्कर सिंह धामी जो लगातार दावा कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के विकास कार्य, और उत्तराखंड में भी वही नारा चल रहा है डबल इंजन की सरकार का, तो उसमें देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या देवभूमि के जो मतदाता हैं वो भारतीय जनता पार्टी पर एक बार फिर से भरोसा जताते हैं, या कांग्रेस की ओर से अगर हम बात करें तो अभी जो कांग्रेस की ओर से सबसे बड़ा अगर कोई चेहरा वहां पर है तो हरीश रावत हैं। हालांकि हरक सिंह रावत कांग्रेस में आ जरूर गए हैं, लेकिन फिर भी चाहे लोगों के बीच में जाने की बारी हो तो वहां पर जो नजर आने वाला चेहरा है हरीश रावत है। और चलिए अब हम इसी विषय पर चर्चा को शुरू करते हैं। हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़ चुके हैं उनका परिचय आपसे करा देता हूं। स्टूडियो से हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार आदरणीय संदीप पौराणिक जी हैं, और योगेश यादव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस के। हमारे साथ राजकुमार राठी जी जुड़ चुके हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं छत्तीसगढ़ से। आप तीनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। इस चर्चा की शुरुआत योगेश यादव जी आपसे। आपकी पार्टी ने तो सर गोवा में एक बस में प्रत्याशियों को बिठाया, बोले साहब चलिए पहले तो चर्च चलेंगे, फिर अपन बकायदा मस्जिद जाएंगे, मंदिर जाएंगे, शपथ दिलवा दी। हालांकि वही चीज आम आदमी पार्टी ने भी की। मतलब एक नया प्रयोग गोवा में इस बार जनता ने देखा कि चुनाव से पहले प्रत्याशियों को शपथ दिला दी गई कि आप पार्टी के साथ कैसे भी करके दगा नहीं करेंगे। देखिए विवेक जी, भारतीय जनता पार्टी ने जो देश की राजनीति में एक नया प्रारंभ किया है, वो प्रारंभ बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। आप जानते हैं कि गुजरात से लेकर कर्नाटका तक और कर्नाटका से लेकर मध्य प्रदेश तक जो भारतीय जनता पार्टी ने खरीद फरोख्त का धंधा शुरू किया है, तो चाहे वो आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस हो, सभी इस मामले में बहुत ज्यादा संवेदनशील हो गई हैं। क्योंकि अब जो चौसर की चाल बनाकर वो खरीद फरोख्त करके सरकार बनाने वाला एक प्रमुख विपक्षी सामने दल है, सत्तारूढ़ दल है, उससे मुकाबला करने के लिए यदि हम मंदिर मस्जिद चर्च जाते हैं तो इसमें कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। इस संकल्प और भावनात्मक रूप से कांग्रेस से भावनात्मक रूप से जो लोग जुड़े वो जुड़े रहे, वरना तो आप जानते हैं कि जब भी भारतीय जनता पार्टी पराजित होती है, चाहे कर्नाटका में हो, चाहे गुजरात में या मध्य प्रदेश में, तो कोशिश यही करते हैं कि दूसरे ढंग के डोरे डाले जाते हैं। तो मैं इस बात को कोई गलत नहीं मानता हूं कि इस तरीके की शपथ और इस तरीके की संकल्प और इस तरीके की पूजा, इबादत और प्रार्थना अब राजनीति के अंदर बहुत आवश्यक हो गई। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, बोलिए सर, बोलिए। हाँ, मैं यही कहूंगा कि अब ये शुरुआत तो भाजपा ने की है, लेकिन अब सचेत होकर ये सचेतना जाहिर करने के लिए कांग्रेस को भी, पहले हमारे जमाने में ऐसा हुआ नहीं करता था। कांग्रेस का जब भी रहा सत्तारूढ़ तो हमने विपक्ष का सम्मान किया, विपक्ष के नेताओं का सम्मान किया, प्रजातांत्रिक प्रणालियों का सम्मान किया। लेकिन अब जिस तरीके से ये पैटर्न बदला है भारतीय जनता पार्टी ने, तो सभी पार्टियों के लिए सचेतना बहुत आवश्यक है। और इसलिए भी आवश्यक है, चाहे गोवा हो, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, पंजाब हो, हम जीत की ओर बढ़ते जा रहे हैं। मणिपुर, हमें ऐसा लग रहा है कि अब प्रजातंत्र में नई प्रणाली, चाहे इन्होंने धर्म की बात की हो, जाति की बातें कही हो, नए नए हथकंडे अपनाए हो, नए नए शिगुफे लेकर आए, अंततः मतदाता कांग्रेस की तरफ रुख कर रहा है। कांग्रेस भारी प्रचंड बहुमत से विजयी की ओर बढ़ती जा रही है। तो ये सचेतना बहुत आवश्यक है। चलिए राजकुमार राठी जी, योगेश यादव जी ने तो अपनी बात बता दी, लेकिन आप लोगों के पास एक कहते हैं कि जो पार्टी सत्ता में नहीं है उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता, लेकिन आपके पास तो 4 राज्य पहले से हैं। पंजाब में जब आप लोग सरकार भी बनाए थे उस समय भी आप लोगों का वोटिंग परसेंट उतना बेहतर नहीं रहता था, क्योंकि वहां पर शिरोमणि अकाली दल आपका अलायंस था और जो सरकार बनाने में उनका इन्वॉल्वमेंट था। अब तो वो भी हट गए। खैर, हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, क्योंकि आज चर्चा में सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश ही है।
और आज जो 55 सीटों पर मतदान हो रहा है, अगर 2017 में जाए जब आपको बम्पर बहुमत मिला था, मतलब इतिहास दर्ज कर दिया था आपकी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में, देश के लोग देखने लगे थे ऐसा कौन सा फॉर्मूला आपने तैयार किया कि यूपी की जनता ने एक तरफा बहुमत दिया। उस समय भी 15 सीटों पर, मतलब आज जो 55 सीटों पर मतदान हो रहे हैं, उस समय भी 15 सीटों पर सपा को विजयश्री मिली थी। तो आश्वस्त कितना है आप लोग, ये शुरुआत वाला जो 2 चरण है? देखिए, जो पिछला चुनाव था 2017 का, हाँ, मैं समझता हूं उससे बड़ा बहुमत इस बार भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। अच्छा। क्योंकि 5 साल में योगी आदित्यनाथ जी ने जो काम किया, आपको याद होगा पिछले वर्ष उनके पिता की मृत्यु हुई थी और कोरोना काल था। प्रदेश में जिस प्रकार से कोरोना को वो कंट्रोल करने में लगे हुए थे, उन्होंने 1 घंटे का समय भी खराब नहीं किया, अपने पिता के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हुए। जो व्यक्ति पूरे उत्तर प्रदेश को की जनता को अपना परिवार मानता है और कोरोना काल में सबसे ज्यादा चिंता किसी ने प्रदेश की जनता की तो मैं समझता हूँ योगी आदित्यनाथ जी ने की है। हाँ। और उसी का परिणाम है कि अभी आप कहीं भी, अभी मैं बताना चाहूंगा विवेक जी, मैं बीच में इलाहाबाद और बनारस गया था जी, काशी विश्वनाथ दर्शन करने के लिए। तो कई ऑटो वालों से मैंने बात किया तो उनका ये कहना था, उसमें मुस्लिम समाज के भी कई लोग थे, उनका कहना था कि योगी आदित्यनाथ जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और मुस्लिम समाज को भी कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जो मुस्लिम समाज के लोग ठीक नहीं है, कुछ एक लोग की मैं बात करता हूं, तो उन्हीं को उन्होंने जो है जेल में डालने का काम किया, क्योंकि कानून व्यवस्था मेंटेन करना सरकार की पहली प्राथमिकता होती है। बाकी जो मुस्लिम समाज के बारे में एक प्रकार से जो कांग्रेस और बाकी दल जो फैलाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम विरोधी है, तो वहां के स्थानीय नागरिक ये मानते हैं कि कहीं से इनका विरोध नहीं है। जितनी शासन की सुविधा है उसको देने से पहले कभी नहीं पूछा जाता कि कौन किस जाति का है, किस वर्ग का है। सभी को शासन की सारी सुविधा का लाभ मिल रहा है। क्या उज्ज्वला योजना है, क्या आवास योजना है, सभी जितनी शासन की जितनी योजना है, क्या देश की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की योजना है कि राज्य की योगी सरकार की योजना है, सभी को लाभ मिल रहा है। और योगेश जी ने जो कहा बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। जिस योगेश जी को अपनी पार्टी के प्रत्याशी पर भरोसा नहीं है, उस पर जनता क्या विश्वास करेगी? योगेश जी खुद इस बात को समझते हैं कि जिन लोगों को इन्होंने खड़ा किया है वो विश्वसनीय लोग नहीं है, तभी तो उनको मंदिर में, मस्जिद में, चर्च में ले जाकर शपथ दिलवाई जा रही है। जिन प्रत्याशी पर कांग्रेस को विश्वास नहीं है, आला कमान को विश्वास नहीं है, उस पर जनता क्या भरोसा करेगी? जनता ने योगी जी के 5 साल के कार्यकाल को देखा है और आने वाले समय में इससे ज्यादा बड़ा बहुमत भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में मिलने जा रहा है। और 10 तारीख को जो मार्च को परिणाम आएगा उससे आपको स्थिति क्लियर हो जाएगी। जहां तक समाजवादी पार्टी की बात है, ये सिर्फ समाजवाद की बात करते हैं। पहले मुलायम सिंह यादव जी इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। मुलायम सिंह यादव जी के 2 भाई उसमें राष्ट्रीय महासचिव थे, उनके बेटे वहां के प्रदेश के अध्यक्ष थे। और मैं समझता हूँ 30 से 35 लोग इनके परिवार के विधायक सांसद बने हैं। ये समाजवाद है। वहां की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता सब बातों को देख रही है और समझ भी रही है। और आने वाले 10 मार्च को ये क्लियर हो जाएगा। कांग्रेस मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में गली मोहल्ले की पार्टी से ऊपर इनका स्तर नहीं है। 7 सीट आई थी, अभी भी ये 10 के अंदर सिमट जाएंगे, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। 10 तारीख को परिणाम आएगा तो सारी चीज स्पष्ट हो जाएगी। चलिए ठीक है, सारी चीज स्पष्ट हो जाएगी। आज संदीप पौराणिक जी, सर अगर हम आज चर्चा करें जो 3 राज्यों में मतदान हो रहा है, गोवा और उत्तराखंड भले ही राज्य छोटे हों और दोनों की सीटों को अगर आप जोड़ भी कर दीजिए तो 110 होता है, जो यूपी के मुकाबले मतलब 1/4 है करीब करीब। उसके बावजूद भी अभी दोनों जगह बीजेपी की सरकार है। गोवा उत्तराखंड में हालांकि चुनाव इतना पोलराइज नजर नहीं आ रहा, लेकिन जैसे ही आप पश्चिमी यूपी आते हैं तो समीकरण बड़े बदलते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए विवेक जी, इन 2 राज्यों की, उत्तराखंड की और गोवा की अगर हम बात करते हैं जी, तो वहां जातीय समीकरण को लेकर राजनीति कम होती है जी। मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल नहीं होती, लेकिन वहां उस तरह का पोलराइजेशन करने की ना तो कोशिश होती है और ना ही राजनीतिक दलों को संभावना नजर आती है। तो लिहाजा वहां उस तरह के मसले नहीं होते। जब हम उत्तर प्रदेश में आते हैं तो वो इलाका जहां सीधे सीधे 2 वर्ग बट जाते हैं, तो राजनीतिक दलों की कोशिश ये होती है कि एक वर्ग हमारे साथ आ जाए और दूसरे की कोशिश होती है दूसरा वर्ग हमारे साथ आ जाए। इस कोशिश के चलते ये जातिवाद और सांप्रदायिकता
उस इलाके में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ज्यादा नजर आती है। और जहां पहले चरण का और दूसरे चरण का मतदान हुआ है वहां ये सबसे ज्यादा है। ज्यों ज्यों उत्तर प्रदेश का चुनाव आगे की तरफ बढ़ेगा, बुंदेलखंड आएगा, प्रयागराज तरफ जाएगा, वहां ये विषय कम होते जाएंगे। उसका बड़ा कारण है कि जहां आबादी के हिसाब से वहां पर दो वर्ग बटे हुए हैं, इसलिए वहां ज्यादा नजर आता है। अगर आप बुंदेलखंड चले जाएं, कानपुर वाले बेल्ट में चले जाएं, लखनऊ चले जाएं, इलाहाबाद में, तो वहां उस तरह का जातिवाद कम नजर आता है। मैं ये नहीं कहता कि नहीं है, वहां जातिवाद हो जाता है। यहां धर्म के आधार पर दो बंटवारे हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जब हम जाते हैं। यही कारण है कि राजनीतिक दल सत्ता पाने के लिए सारे दांव पैच आजमाएंगे। बिल्कुल, सारे दांव पैच आजमा रहे हैं। और अगर आप संदीप जी, एक हम कहते हैं भाषा शैली, और योगेश जी भी इस बात से वाकिफ रखेंगे, राजकुमार जी भी इस बात से वाकिफ रखेंगे कि राजनीतिक प्रतिद्वंदता एक अलग विषय होता है, लेकिन इसमें वैमनस्यता की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। आप वैचारिक प्रतिस्पर्धी हो सकते हैं, लेकिन लोकतंत्र में आप सभी एक सिपाही हैं, और जाहिर सी बात है वोट मांगने का भी एक ऐसा तरीका होना चाहिए। पर अगर आप थोड़ा सा टाइम को रिवाइंड कर दें और जरा सा किसी की चुनावी सभा देखिए, मैं तो कह रहा हूं आप प्रधानमंत्री की चुनावी सभाएं देखिए, मुख्यमंत्री की चुनावी सभाएं देखिए, जिसको बीजेपी और कांग्रेस अपने अपने आइडल बता रहे हैं उनकी चुनावी सभाएं देखें, और आप शब्दों का स्तर देखें। आप देखेंगे कि 6 माह पहले कितने अच्छे लफ्ज सुनने को मिलते हैं, लेकिन जैसे ही चुनाव नजदीक आ जाते हैं, मतदान से 1-2 दिन पहले ये लफ्ज बदल जाते हैं। विवेक जी बिल्कुल सही कहा आपने। कारण यह है कि पोलराइजेशन, हमारा उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा वोट पाना है, और जब हम किसी चीज को पाने की कोशिश करते हैं तो फाउल भी करते हैं हम। हॉकी हम जब देखते हैं ना, उन्हें लगता है कि अंपायर ना देख ले तो वो पैर से पैर टकरा देता है, हॉकी टकरा देता है, क्योंकि उसका लक्ष्य होता है गोल करना और मैच जीतना। यही राजनीति में होने लगा है। बाकी चीजों से उसे वास्ता नहीं है, उसके लिए जीत महत्वपूर्ण है। इसीलिए भाषा का स्तर गिर रहा है और लोगों में टकराव बढ़ रहा है। और आप ये देखिए, ऐसे लगता है कई बार कि एक राजनेता आता है, एक दल का दूसरा आता है, तो कहीं ये दुश्मन तो नहीं है। तो ये जो भाव पैदा हो रहा है, ये कम से कम देश, समाज और प्रदेश के लिए तो बेहतर नहीं माना जा सकता। और मुझे एक बड़ा अच्छा भाषण याद आता है अटल बिहारी वाजपेयी जी का। उन्होंने कहा था कि वैचारिक प्रतिद्वंदता हो सकती है, लेकिन दुश्मनी के लिए कोई जगह नहीं है। राजनीति में दुश्मनी जैसा शब्द नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक बार फिर से रुक करते हैं योगेश जी। आज एक अहम कड़ी ये भी है, ठीक है, अभी आप लोग पंजाब में सरकार पर हैं, लेकिन उत्तराखंड में माना जा रहा है कि इस बार जनता जो अभी तक नजर में आया है, चाहे उसको एग्जिट पोल कह लीजिए या फिर जो जनता की वहां से बातें निकलकर सामने आती है, तो पहाड़ी एरिया में इस बार माना जा रहा है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं अच्छी टक्कर में है। फिर हम गोवा पे भी चर्चा करेंगे। जी विवेक जी, सबसे पहले तो मैं आपकी जो ये सामायिक संदर्भ में बातचीत चल रही थी, पुराणिक साहब ने भी उस बात का जिक्र किया। जी। हम सभी की ये मान्यता होना चाहिए कि जो राजनीति के अंदर भाषा की निष्कृष्टता शुरू हुई है, और जिसको हम कह सकते थे कि वो अवधारणाएं समाप्त हो गई, विलुप्त हो गई है, कि मतभेद मत नहीं होना चाहिए। मतभेद हो सकते हैं, हमारी विचारधारा अलग हो सकती है, लेकिन राजनीतिक शुचिता का पालन किया जाना राजनीति में बहुत आवश्यक है। कांग्रेस ने इस गरिमा का हमेशा पालन किया है। मुझे बहुत गर्व होता है हमारे नेता पर, राहुल गांधी जी ने, जिन्होंने ये कहा है कि प्रधानमंत्री जी के पिता मेरे बहुत आदरणीय है, पिता तुल्य हैं, और मैं उनका सम्मान करता हूं। ये जो राजनीति की शुचिता, ये कांग्रेस ने, चाहे प्रियंका जी की लैंग्वेज हो, चाहे राहुल जी की गरिमा का पालन किया। लेकिन यदि हम दूसरी ओर देखते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने किस भाषा शैली का प्रयोग किया है, ये आप अच्छी तरह जानते हैं। और इसके कारण ये नहीं कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का तो अपने आप ही लोग महसूस कर रहे हैं कि ये छोटी बात कर रहे हैं, लेकिन इससे संपूर्ण समग्र राजनीति के चरित्र में गिरावट आती है कि अब राजनीति का पैटर्न, जैसा आपने कहा 6 महीने पहले था, वो अब नहीं है। उसका कारण ये है, भारतीय जनता पार्टी जब बौखला जाती है तो इस तरीके के कृत्य करती है। अभी मेरे भाई बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता वहां की उपलब्धियां गिना रहे थे, उसमें ये भी जोड़ लेना चाहिए कि किसानों को किस तरह कुचलकर मार दिया गया, किस तरह मॉब लिंचिंग हुई है वहां पर, किस तरीके में वहां पर विरोधी विपक्षी पार्टियों के वहां छापे पड़े हैं। तो ये राजनीति का जो नया चरित्र पैदा हो रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी ने जो शुरू किया है, ये आने वाले समय में बहुत भयावह होगा। और ये नहीं समझे कि हम तो ठीक है साहब, हम तो शाख को काट रहे हैं,
लेकिन हम जिस शाख पर बैठे हैं उसको काटने की भी कोशिश कर रहे हैं। ये प्रजातंत्र के नियमों के अवहेलना की जा रही है और पुराणिक साहब भी इस बात को महसूस करेंगे। हम सबने एक समय पत्रकारिता की है, मैं एक बहुत बड़े अखबार से संबद्ध रहा हूं। हम लोगों ने जब देखा है उस जमाने के जब लोग हुआ करते थे, उनका एक एक शब्द कितना कीमती हुआ करता था। आज कौन क्या बोल रहा है, कौन किसके खिलाफ बोल रहा है, कितने छोटेपन से बोल रहा है, कितने व्यक्ति शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। तो ये बहुत भयानक दौर, ये बहुत जहां तक आपने जी बोलिए। जहां तक आपने प्रश्न किया उत्तराखंड की, उत्तराखंड में अच्छी संभावना है। कांग्रेस वहां पर गवर्नमेंट बनाने जा रही है, क्योंकि हमारी बातें विकास के आधार पर रहती है, चाहे वो गोवा हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे उत्तराखंड या पंजाब हो। हमारा मूल मुद्दा समाज के अंतिम व्यक्ति को आगे ले जाना। हमारा मूल मुद्दा ये नहीं कि छदम राष्ट्रवाद ओढ़ लें, छदम धर्मवाद ओढ़ लें और उसके आधार पर कभी कौन सा मैटर लेकर आ जाए, कभी कोई सांप्रदायिक बवाल मचा दे और कुछ सांप्रदायिक प्रतिनिधियों को भी आप नेपथ्य में मेरी बात को समझ रहे होंगे खड़े कर दें, उनसे बयानबाजी करवाएं। और एक दुर्भाग्य बहुत शुरू हो रहा है। मैं सभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर यह आरोप नहीं लगाता हूं, लेकिन मुझे बहुत अच्छा नहीं लगता है। बहुत अच्छे भी हैं, बहुत पवित्र भी हैं, 40% पवित्र हैं। मैं हर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया न्यूज चैनल को देखता हूं, लेकिन उस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया न्यूज चैनल का गुणगान तो ऐसा चल रहा है कि जैसे भारतीय जनता पार्टी का वो विज्ञापन कर रहे हैं सुबह से उठकर। साहब, इससे क्या प्रजातंत्र जीवित रहेगा और इससे क्या आपकी न्यूज चैनल जीवित रहेगी? आप देखिए कई चैनल्स को राष्ट्रीय स्तर पर। मैं साधुवाद करता हूं कि जो चैनल बहुत अच्छे तरीके से दिखा रहे हैं, आप जैसे चैनल सभी बातों की परवाह कर रहे हैं, बहुत सारे चैनल सभी बातों को पर्याय कर रहे हैं, लेकिन ये प्रजातंत्र का विकृत रूप नहीं है क्या कि आप एक ही बात बताए जा रहे हैं? क्या जनता इस बात को महसूस नहीं कर रही है? मैं भी उत्तर प्रदेश होकर आया हूं, मैंने भी वहां पर देखा है जनता के क्या हालात हैं, वहां पर जनता का क्या सोच है, और ये आने वाला 5 तारीख का परिणाम हमें बता देगा। यही तो बात है ना योगेश यादव जी। खैर ठीक है, ये सवाल राजकुमार जी से होना चाहिए। राजकुमार जी, कांग्रेस पार्टी का ये कहना है कि अगर आपने 5 साल सर डबल इंजन की सरकार में बेहतर काम किया है तो आप अपने काम गिना दीजिए। कांग्रेस ये कह रही है कि पोलराइज्ड क्यों कर रहे हैं, क्यों विकास के नाम पर वोट नहीं मांग रहे, क्यों इस तरह के ट्वीट किए जा रहे हैं। अब एक नया मुद्दा आ गया, ये 2 चरण के जो चुनाव थे, सबको पता है मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, कहीं 47, कहीं 52, कहीं 58, कहीं 57, अलग अलग जिले में। तो हिजाब वाला मुद्दा आ गया। अब खैर वो कैसे आया, कहां से आया, ये तो सब चल ही रहा है, लेकिन क्या कांग्रेस की बात में कितना सत्य आप पाते हैं? और पूरा आपको टाइम मिलेगा, आप अपनी बात रख सकते हैं जी। देखिए विवेक जी, मैं थोड़ा सा पीछे लेके जाना चाहूंगा। हाँ, और योगेश जी को याद दिलाना चाहूंगा, मई 2019 में जब लोकसभा चुनाव का परिणाम आया, भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा में 303 सीट का इतना बड़ा बहुमत मिला। उसके बाद राहुल गांधी जी का जो बौखलाकर बयान आया कि आप 6 महीने इंतजार करिए, नरेंद्र मोदी को देश के युवा डंडे से मारेंगे। हाँ बोलिए योगेश जी, नरेंद्र मोदी जी इतने बड़े बहुमत से जीते हैं और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नहीं, देश के प्रधानमंत्री है। एक देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ इस प्रकार की अपमानजनक टिप्पणी आपके नेता राहुल गांधी जी ने की है। आप भाषा की मर्यादा की बात करते हैं कि देश के प्रधानमंत्री को देश के युवा डंडे से मारेंगे। नरेंद्र मोदी जी को 2.5 साल हो गया, किसी युवा ने डंडे से नहीं मारा। आज मोदी जी ने सबसे ज्यादा चिंता की है तो देश के किसानों की, युवाओं की और महिलाओं की चिंता की है। स्टार्टअप योजना के माध्यम से विवेक जी देखिए, हर व्यक्ति को केंद्र सरकार या राज्य सरकार सरकारी नौकरी नहीं दे सकती, इसलिए मोदी जी ने स्टार्टअप योजना के माध्यम से युवाओं को खुद का रोजगार प्रारंभ करने के लिए न केवल प्रेरित किया बल्कि रोजगार देने वाला युवा बनाने का प्रयास किया है। और स्टार्टअप योजना के माध्यम से न केवल युवाओं को, देश के युवाओं को ट्रेनिंग दी जा रही है, बल्कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के माध्यम से उनके लिए लोन की व्यवस्था भी की जा रही है। और लोन की व्यवस्था भी इस तरीके से कर रहे हैं कि बिना किसी गारंटी के युवाओं को लोन मिल रहा है। 70 साल कांग्रेस ने देश में राज किया, एक दिन में कोई जादू की छड़ी तो मोदी जी के पास है नहीं कि सारी व्यवस्था ठीक हो जाएगी। आप देखिए, देश जब आजाद हुआ उस समय जो गरीब और अमीर के बीच में जो परसेंटेज था, कांग्रेस के शासन में लगातार अमीर और गरीब के बीच में परसेंटेज बढ़ा। उसकी खाई को बढ़ाने का काम कांग्रेस ने किया और लगातार कांग्रेस नारा देती रही, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। गरीबी तो हटी नहीं, गरीबी को बढ़ाने का काम किया। आज देश की 70 करोड़ आबादी जो है आज भी गरीब है। यह दुर्भाग्य की बात है, जिस कांग्रेस ने 60 साल देश में शासन किया उसने गरीबी को कम करने के बजाय गरीबी को बढ़ाने का काम किया है। और मैं समझता हूँ चारों राज्यों में चुनाव हो रहा है, उन राज्य की जनता इस बात को अच्छी तरह से जानती है कि देश का कोई विकास कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी है।
और इस बात को जनता ने अपने वोटों से मोदी जी को दोबारा प्रचंड बहुमत देकर प्रमाणित भी किया है। 330 सीट का बहुमत हमारा अकेले का है और रिलायंस को मिलाकर हम लगभग 350 सीट पर हैं। तो कहीं ना कहीं आज मोदी जी के काम को पूरे देश में पसंद किया जा रहा है और उसी का परिणाम है कि लगातार भारतीय जनता पार्टी केंद्र में सरकार बना रही है। यूपी में भी आप देखिएगा जब 10 मार्च को परिणाम आएगा तो जो अभी अब हमारी जो सीट है उससे सीट बढ़ेगी और कांग्रेस को वहां 10 से ज्यादा सीट की गुंजाइश नहीं। योगेश जी आप देख लीजिएगा, परिणाम आने दीजिए। चलिए ठीक है, योगेश जी भी कुछ कहना चाह रहे थे, हम उनका रुख करेंगे। उससे पहले संदीप जी का रुख करते हैं। संदीप सर, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि 5 साल काम करने के बाद पार्टियां काम पर वोट खुल के क्यों नहीं मांग पा रही, क्यों नहीं बता पा रही कि हमने काम किया है आपके लिए, हमें इस पर वोट दीजिए? देखिए विवेक भाई, जो घोषणा पत्र होता है वो पार्टी का होता है चुनाव जीतने के समय या चुनाव लड़ने के समय जी। क्या वाकई में घोषणा पत्र पे अमल हो पाता है जी? बात तो आप तब करेंगे जब 5 साल में आपने घोषणा पत्र पर पूरा अमल किया हो जी। बहुत सी चीजें ऐसी रहती हैं जो छूट जाती हैं। जब आप घोषणा पत्र पर आके विकास की बात करेंगे और दीगर चीजों की बात करेंगे तो सवाल भी उठेंगे कि ये काम आपने नहीं किया। वर्तमान दौर में जो समस्याएं हैं पूरा देश देख रहा है, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे महंगाई हो, चाहे और चीजें हो, उन पर चर्चा ना हो इसकी कोशिश सत्ताधारी दल हमेशा से करता रहा है, चाहे वर्तमान हो या पहले रहा हो। तो वो जो फील्ड तैयार करते हैं, आप ये इस चुनाव में या कभी भी चुनाव में देखिए, बीजेपी वो राजनीतिक दल है जो फील्ड तैयार करती है, अपने हिसाब से पिच तैयार करती है और विपक्षी दलों को उस पर खेलने के लिए मजबूर कर देती है। यही कारण है कि बीजेपी बड़े पैमाने पर सफलता पा रही है। जब कांग्रेस या दूसरे विपक्षी दल इस बात में सफल हो जाएंगे कि पिच उनकी होगी, मैदान उनका होगा और बीजेपी उस तरफ खिंचेगी, तो उनकी जीत की संभावना बढ़ेगी। अभी तो जो भी असंतोष है, जो भी लाभ मिलेगा राजनीतिक दल को, वो जनता के असंतोष का लाभ मिलेगा, ना कि राजनीतिक दल या बीजेपी पे विपक्षी दलों ने ऐसा कोई काम किया हो जिसके चलते जनता उन्हें वोट दे। मुझे ऐसा कम लगता है। लेकिन एक अहम बात यह भी है सर कि आपने जो बात कही, मैं उसी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहता हूं कि मैनिफेस्टो पर चर्चा नहीं हो रही, मैनिफेस्टो में हमने क्या किया। लेकिन एक चीज तो होनी चाहिए, क्योंकि चुनाव आयोग के पास ये पावर है कि ये जो बयानबाजी आ रही है खतरनाक वाली, लेकिन आप देखेंगे कि कोई कार्रवाई नहीं होती। ईसी क्यों नहीं इस तरह के मामलों में हस्तक्षेप करता? क्यों नहीं वो कहता कि नहीं साहब, आप प्रधानमंत्री हैं, आप मुख्यमंत्री हैं, कृपया इस तरह की बातों से बचें, ऐसे बयान तो ना दें? देखिए विवेक जी, कई बार संस्थाएं तो होती हैं लेकिन उनमें बैठे हुए लोगों में वो साहस नहीं होता। हम लोग भी बहुत सी चीजें देखते हैं कि किसी जिले में एक कलेक्टर आता है तो उसकी कार्यशैली अलग होती है, उसके पास ही वही अधिकार होते हैं, और दूसरा कलेक्टर आता है तो व्यवस्थाएं गड़बड़ा जाती हैं। हम टीएन शेषन को क्यों याद करते हैं? टीएन शेषन ने वो काम किया था जिसकी जनता अपेक्षा करती है, और अब तो कई बार ऐसे लगने लगता है जैसे चुनाव आयोग दंतहीन हो गया हो और उसके पास कहने के लिए है, अमल कराने की कोई ताकत नहीं बची है। यही कारण है कि लगातार बयानबाजी उस सीमा को लांघ रही है जो समाज में अच्छी नहीं मानी जाती। बिल्कुल। और शेषन साहब का आपने जिक्र किया, बड़ा अच्छे उनकी एक कहावत थी, वो कहते थे लोग नाश्ते में क्या खाते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं मेरे नाश्ते में कुछ राजनेता खा जाता हूं। ठीक है, योगेश यादव जी, आप जो भी सवाल राठी साहब ने आपसे किए उसके जवाब आप दे सकते हैं, फिर एक अंतिम प्रतिक्रिया राठी जी से लेंगे। जी देखिए विवेक जी, भारतीय जनता पार्टी में शायद कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम चलता होगा तो इस बात की ट्रेनिंग दी जाती है कि आप एक कल्पनाशील आरोप बनाइए जो कल्पना पर आधारित रहे, जिसमें तथ्यात्मक कोई भी बात नहीं हो और वो आरोप को मढ़ हो। अभी आजकल भारतीय जनता पार्टी के जितने नेता प्रवक्ता वो क्या करते हैं कि ये कल्पनाशील बयान बनाते हैं। मैं दावे के साथ कहता हूं कि राहुल जी का ये बयान कहीं से लेकर आ जाए कि राहुल जी ने प्रधानमंत्री जी के लिए डंडे शब्द का प्रयोग किया होगा तो मैं आपको मान्यता दूंगा और वापस डिबेट में बैठ जाए आप मेरे पास आकर। दूसरी बात, मेरी बात पूरी नहीं हुई है, बोलिए। राहुल जी का बयान यह था कि आपने कहा कि प्रत्येक वर्ष युवाओं को 2 करोड़ रोजगार दिए जाएंगे, 15 लाख आपके खाते में आएंगे। राहुल जी ने कहा था कि अब युवाओं को और हमारे देश के निर्धन वर्ग को इस बात की प्रतीक्षा करना चाहिए कि कब खाते में 15 लाख आएंगे और कब 2 करोड़ लोगों को रोजगार दिया जाएगा, जो आज तक ठीक है, समय बेहद कम है। राठी साहब आप जवाब दे सकते हैं योगेश यादव जी। दूसरी बात सर, विवेक जी बहुत कम समय सर, प्लीज जी। दूसरी बात यह है विवेक जी कि जैसा अभी पुराणिक जी ने कहा कि वास्तव में इसी आज हमारे
आज प्रधानमंत्री जिस बात को राहुल गांधी जी ने राजस्थान में कहीं मंच से कही और उसी बात को लोकसभा में नरेंद्र मोदी जी ने उस बात को रिपीट किया कि कांग्रेस के एक नेता ने कहा यादव जी साहब को सुन लेते हैं। तो इसलिए अब मैं 6 महीना मैं भी तैयारी करूंगा, 6 महीना मैं भी तैयार करूंगा और सूर्य नमस्कार की जो है संख्या वो बढ़ा दूंगा। वो वीडियो आप मेरे को इनका नंबर भेज दें योगेश जी का, मैं वो वीडियो भेज देता हूँ। चलिए ठीक है, मैं आपको नंबर भेजवा दूंगा। ठीक है सर, आप सभी महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो हम आज चर्चा कर रहे थे 3 राज्यों में मतदान जारी है, लेकिन सवाल वही कि क्या चुनाव जीतने के लिए हम इस तरह के बयानबाजी भी करें जो जनता के बीच अच्छी ना हो, जो जनता में थोड़ा बहुत एक दूसरे को दूर करती हो। कृपया ऐसी बयानबाजी से बचें। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। मुझे यानी विवेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।